देखिए बेटा, हमने कल पढ़ा था टॉर्क के बारे में कि अगर किसी भी लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उस लूप पे से हम करंट पास करवाएंगे तो उस लूप के अंदर जो है वो एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसका हमने फार्मूला भी किया था कि टॉर्क इज इक्वल टू पी आई एन काज अल्फा। ये फार्मूला इस्तेमाल होता है बेटा। अब अगर इसको बेटा हम इस तरह से देखें कि इसके ऊपर ये क्वेश्चन देखें बेटा। देखिए, सपोज करें ये क्वेश्चन है, इसके अंदर बेटा थीटा इस्तेमाल की गई है। अब ये थीटा इस्तेमाल कब होती है या अल्फा इस्तेमाल कब होती है? कहीं पे आप देखोगे थीटा इस्तेमाल की गई है और कहीं पे आप सुनोगे कि अल्फा इस्तेमाल की गई है। अपने बुक के अंदर जो है वो अल्फा इस्तेमाल की गई है बेटा। देखिए, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क बेटा। अब ये जो मैक्सिमम टॉर्क होता है बेटा, इस मैक्सिमम टॉर्क के लिए कौन सी कंडीशंस होती है बेटा? देखिए बेटा, अगर हम देखते हैं तो बेटा जो एंगल अल्फा होती है बेटा, अल्फा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है। और बेटा जो थीटा होती है, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बेटा। थीटा जो होती है बेटा, ये एंगल होती है किसके दरमियान? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल होती है बेटा। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि देखिए बेटा, अगर ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और इसके अंदर अगर हम इस तरह से कॉइल रखते हैं तो बेटा इस कॉइल के प्लेन के दरमियान और इसके दरमियान जो एंगल होती है ना बेटा, ये प्लेन के दरमियान और इसके दरमियान ये एंगल होती है जीरो बेटा। जबकि अगर एरिया वेक्टर बनाते हैं बेटा, एरिया वेक्टर के दरमियान और इसके दरमियान बेटा मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको थीटा कहते हैं। ठीक है। तो बेटा जब कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होती है तो अल्फा क्या होती है? जीरो। क्या होती है? 90 होती है। ठीक है। इसलिए आप कहोगे कि मैक्सिमम टार्क तब होता है जब अल्फा जीरो, जब प्लेन पैरेलल होता है और थीटा 90 होती है। तो आप कहोगे कि मैक्सिमम टार्क कब आता है बेटा? मैक्सिमम maximum torque is produced when alpha is equal to 0, theta is equal to 90। और मिनिमम टार्क बेटा, मिनिमम टार्क is produced when alpha is equal to 90 degree and theta is equal to 0 डिग्री बेटा। ठीक है। अब आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। ये देखें, मैक्सिमम टार्क की कौन सी की गई है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की गई बेटा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। अब आ जाते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखें बेटा, देखिए बेटा, इसको आप क्वेश्चन को देखें बेटा कि ये क्वेश्चन है, a uniform loop of wire carries a constant current
if the loop is placed in a region of uniform magnetic field, the net magnetic force on the loop is बेटा क्या होगा इसका बेटा कि नेट फोर्स क्या होगी बेटा? देखिए बेटा, आप देखोगे कि जो हमने बेटा कल ये कॉइल की थी बेटा, इस तरह से हमने एक कॉइल रखी थी बेटा। अगर हम इनिशियल स्टेज पे देखते हैं, जब ये कॉइल बेटा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड थी बेटा, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था बेटा बी का, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इस साइड पे फोर्स 0 थी बेटा, इस साइड पे फोर्स क्या थी? 0। इस साइड पे अगर अंदर थी तो इस साइड पे क्या थी बेटा? आउटवर्ड थी। और दोनों फोर्सेस क्या थी बेटा? अगर ये F1 थी तो ये कौन सी थी बेटा? F2 थी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, डायरेक्शन क्या था बेटा? अपोजिट था। तो ये दोनों फोर्सेस भी 0 और इन दोनों फोर्सेस की सम भी क्या होगी? 0, क्योंकि एक अगर अपवर्ड है दूसरी क्या होगी? डाउनवर्ड है और वेक्टर क्वांटिटीज है। तो आप कहोगे कि नेट फोर्स क्या हो जाएगी? नेट फोर्स 0 होगी, ठीक है। तो आप कहोगे जी हाँ लाइन ऑफ एक्शन जो पूछल को नहीं थे, सिंपली जो लाइन ऑफ एक्शन जेकॾहिं सेम न होती तो वह टार्क पैदा करती, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन सेम न रहे करे टार्क पैदा थी, तो बाकी डायरेक्शन जो वेक्टर जैसे फोर्स फ्री वेक्टर के वहाँ डिस्प्लेस करे सकोगा। तो देखिए बेटा, इस तरह से इनका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो नेट फोर्स जो होती है वो इसके अंदर क्या कंसीडर की जाती है बेटा? 0 कंसीडर की जाती है बेटा। देखिए ये देखिए बेटा, a circular loop of wire carries a current, a constant current. If the loop is placed in a region of uniform magnetic field, the magnetic torque on the loop बेटा, टार्क क्या होगा बेटा? टार्क जो होता है वो तब पैदा होता है जब दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती। टार्क तो होता है, ठीक है। तो इसलिए वो टार्क क्या करेगा बेटा? टेंड्स टू मेक द लूप रोटेट अराउंड द एक्सिस वे, ठीक है। टार्क का काम क्या होता है बेटा? इसको रोटेट करवाना होता है। और दूसरा ई ऑप्शन भी देखें, tends to orient the loop so that its plane is perpendicular to the direction of the magnetic field बेटा। देखें ये क्या करता है? फर्स्ट पोजीशन पे क्या था? प्लेन पैरेलल था। और थर्ड पोजीशन पे क्या था? परपेंडिकुलर। वहां पे टार्क क्या हो गया था? 0। मींस फर्स्ट प्लेस से टार्क इसको कहां पे ले जाता है? फर्स्ट प्लेस से टार्क इसको थर्ड प्लेस की तरफ ले जाता है। मींस टार्क इसको उस जगह की तरफ ले जाता है जिस जगह पे उसका प्लेन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये ज्यादा, क्योंकि टार्क का काम क्या होता है? टार्क का काम जो होता है वो हमेशा उस चीज को अपने एक्सिस पे रोटेट करवाना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे के बेटा जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी बेटा। बेटा इस टॉपिक के अंदर जाहिर है अगर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है तो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब पता होगा तो हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो इस टॉपिक के अंदर जो सबसे पहली बात दी गई है वो डिफरेंस दिया गया है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। और वो आपको पता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एंडिंग होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ पे खत्म हो जाती है? नेगेटिव पे। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नेवर एंडिंग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंडिंग है और मैग्नेटिक फील्ड
नेवर एंडिंग है। तो पहली बात ये दी गई है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस बट एंडिंग बेटा कंटिन्यूअस होती है, जहां तक होती है वहां तक कंटिन्यूअस होती है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग बेटा। ये नेवर एंडिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है। अब इसके बाद बेटा मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न दिए गए। इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रेट कंडक्टर की क्या होती है बेटा? स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बेटा सर्कुलर होती है। शेप ऑफ बी इज सर्कुलर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी इज डिटरमाइंड using right hand ग्रिप रूल बेटा। डायरेक्शन किससे हम देखते हैं बेटा? राइट हैंड ग्रिप रूल से देखते हैं बेटा। सपोज करें हमारे पास कोई भी स्ट्रेट अगर कंडक्टर है बेटा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का ये स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा वो इस तरह से होती है। इसका जो शेप होता है बेटा वो आप कह सकते हैं कि इसका शेप इस तरह से सर्कुलर शेप होता है। अगर करंट का डायरेक्शन बेटा इस तरह से है तो आप इसका डायरेक्शन किससे देखते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल आप देखते हैं बेटा। सपोज करें अगर ये आप देखेंगे तो इसका इस तरह से बेटा एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा बेटा इस तरह से। ठीक है। अब इसको एक और तरीके से भी बनाते हैं बेटा इस तरह से। इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं बेटा। देखिए स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरह बनाओगे बेटा। देखिए ये इस तरह से। ठीक है। थंब ऊपर की तरफ और ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे फिंगर्स, और अगर इस तरफ देखोगे बेटा तो यहाँ से डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। मीन्स यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी और इस तरह से होंगी। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। मीन्स इस तरह से भी इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? अंदर की तरफ होगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? बाहर की तरफ होगा। ये इस तरह से बेटा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और यहाँ से क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं बेटा। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं बेटा। ठीक है। आप इसको इस सेंस में इस तरह भी बना सकते हैं बेटा। यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह, और यहाँ से बेटा बाहर की तरफ है। तो आप इस तरह से लूप्स भी बना सकते हैं बेटा इस तरह से। तो किसी भी तरह आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बना सकते हैं बेटा। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड आप देखें बेटा, ये तो हुआ डायरेक्शन बेटा। इसका डायरेक्शन कैसे देखते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब अगर कोई भी बेटा यहाँ पे मैं एक पॉइंट P लेता हूं बेटा। सपोज करें मैंने एक पॉइंट P ली एट अ डिस्टेंस R बेटा। अगर यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखना चाहूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा,
तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की फील्ड का अगर आप किसी भी सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पी पे अगर आप डायरेक्शन देखना चाहें तो वो आप डायरेक्शन किससे देखते हैं, वो देखते हैं बायोट एंड सेवर्ट लॉ से। बेटा बायोट एंड सेवर्ट लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बाहर किसी भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी at any point near conductor बेटा, near conductor is determined using Biot and सेवर्ट लॉ बेटा। ठीक है, और बायोट एंड सेवर्ट लॉ क्या कहता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ट्वाइस ऑफ करंट के बेटा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्वाइस ऑफ करंट, जितना करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, स्ट्रॉन्ग। और ये होती है बेटा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर बेटा, मीन्स जितनी पॉइंट दूर होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, वीक होगी। मीन्स आप कहोगे बेटा कि बी इज नॉट यूनिफॉर्म अराउंड कंडक्टर बेटा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बेटा। ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। मीन्स डिस्टेंस के साथ क्या हो जाती है बेटा, वीक हो जाती है। अब आप दोनों को मिलाओगे बेटा, B इज प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ I अपॉन R, या करोगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। बेटा यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कौन सा होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। अब अगर आप इसको देखोगे बेटा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पे हो जाती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बेटा। और यहाँ पे जो म्यू नॉट होती है बेटा, म्यू नॉट को हम कहते हैं बेटा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बेटा। जिस तरह से एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का होता है म्यू नॉट बेटा, परमेबिलिटी। और ये बेटा म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 4 पाई। ठीक है बेटा, ये होती है 4 पाई इंटू इंटू 10 पावर -7 बेटा। अब इसका यूनिट कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर बेटा। इसकी वैल्यू होती है बेटा 4 पाई इंटू 10 पावर -7। अब अगर आप इसकी देखें बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी बेटा 4 पाई 10 पावर -7 अपॉन होगा बेटा 4 पाई, कैंसल बेटा, ये हो जाएगा 10 पावर -7। खाली म्यू की वैल्यू ये होती है बेटा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कौन सी होती है बेटा, 10 पावर -7। इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। तो ये हो गई बेटा हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सर्कुलर शेप की होती है,
उसका डायरेक्शन हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल, और जिसका मैग्नीट्यूड हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोट एंड सेवर्ट लॉ बेटा। अब इसके अंदर जो दूसरी बात दी गई है बेटा, दूसरी बात दी गई है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू स्ट्रेट करंट carrying conductors when current flows in same direction बेटा। बेटा दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बेटा। आप सपोज करें बेटा ये हमारे पास दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं बेटा, एक ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, और दूसरा हमारे पास ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा। दोनों एक दूसरे के करीब पड़े हैं बेटा। इसमें से जो करंट गुजर रहा है बेटा वो I1 है, और इसमें जो करंट गुजर रहा है बेटा वो है I2। दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है बेटा? सेम है। अब अगर इनकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम बनाए बेटा, देखिए इसका इस साइड पे अंदर बनेगा और इस साइड पे क्या बनेगा बेटा? बाहर बनेगा। तो आप बनाओगे बेटा इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह बनेगा बेटा? अंदर की तरफ बनेगा। और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या बनेगा बेटा? बाहर की तरफ बनेगा। कौन किसकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? कंडक्टर 2 की है, ठीक है। अब अगर इसकी बनाए बेटा तो यहाँ पे अंदर होगी और यहाँ पे क्या होगी बेटा? बाहर होगी। तो यहाँ पे ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है अंदर होगी B1, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बेटा ये बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाओगे बेटा, यहाँ पे अंदर है और यहाँ से बाहर है बेटा, यहाँ पे अंदर है और यहाँ से क्या है बेटा? बाहर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा कि कोई भी पॉइंट P में इनके दरमियान लेता हूं। सपोज करें ये पॉइंट P मैंने यहाँ पे लिए बेटा। अब यहाँ पे दो फील्ड्स होगी बेटा, एक फील्ड इस कंडक्टर की होगी और दूसरी फील्ड इस कंडक्टर की होगी। तो बेटा यहाँ पे दो फील्ड्स एग्जिस्ट करेंगी, इसका डिस्टेंस R1 है और इसका डिस्टेंस क्या है बेटा? R2 है, ठीक है। और यहाँ पे दो फील्ड्स है बेटा, एक फील्ड B2 है और दूसरी फील्ड कौन सी है बेटा? B1 है। देखिए B1 का डायरेक्शन कौन सा? इनवर्ट, और B2 का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। और दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? एक दूसरे से अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है और दूसरी फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा? बाहर है। तो आप कहोगे बेटा कि V at point P between कंडक्टर्स बेटा, दो कंडक्टर्स के दरमियान बेटा। तो आप कहोगे कि एट P टू फील्ड्स तकलीफ है जगह करे जागे तो तेजी है ना, तो वाकफ है। तो देखिए बेटा एट P2 फील्ड्स एग्जिस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन बेटा। दोनों फील्ड्स किस डायरेक्शन में बेटा एग्जिस्ट करती है?
अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है बेटा। यहाँ पे देखिए एक B1 है और दूसरी कौन सी होती है बेटा, B2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप रिजल्टेंट फील्ड करोगे बेटा, रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी बेटा B1 माइनस क्या हो जाएगी बेटा, B2, क्योंकि फील्ड वेक्टर होती है बेटा। अब आप इसको कर सकते हैं बेटा, इसका मैग्नीट्यूड भी आप कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा B1 माइनस B2, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल बेटा 180 है। तो आप वेक्टर सम भी कर सकते हैं, स्केलर सम भी कर सकते हैं। ये वेक्टर्स का रूल है बेटा कि जब दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल 180 होती है तो आप उनको वेक्टर सम भी कर सकते हैं और स्केलर सम भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी बेटा B1 होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1, क्योंकि बायोटेंट से वर्टला लगेगा, और ये होगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2 बेटा। तो B क्या हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1 माइनस, बेटा ये माइनस होगा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस, और ये होगा बेटा I2 अपॉन R2। ये आ जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। किसी भी पॉइंट पे आप लगा सकते हैं अगर वो पॉइंट इनके दरमियान है बेटा। अब इसके अंदर एक बेटा और भी बात है कि एज बोथ फील्ड्स बिटवीन टू कंडक्टर्स is in opposite direction, therefore they will attract each other बेटा। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे से क्या है बेटा, अपोजिट है, और अपोजिट फील्ड्स एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। अब बेटा एक और पॉइंट मैं लेता हूं बेटा, सपोज करें ये पॉइंट मैं Q लेता हूं बेटा। अब अगर इस पॉइंट Q पे ले बेटा, तो पॉइंट Q पे क्या होगी बेटा, ये इसका डिस्टेंस R1 होगा और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा R2 बेटा। अब बेटा देखें, ये इस कंडक्टर की भी लेफ्ट साइड है और इस कंडक्टर की भी बेटा कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। दोनों कंडक्टर्स की ये लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड पे दोनों कंडक्टर की फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा, दोनों का आउटवर्ड है। अगर कोई भी पॉइंट आउटवर्ड लेंगे ना तो हम देखेंगे वो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। ये पॉइंट किस तरफ है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पे दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो यहाँ पे दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन क्या कंसीडर किया जाएगा बेटा, आउटवर्ड ही कंसीडर किया जाएगा। B1 और B2 दोनों का डायरेक्शन क्या कंसीडर किया जाएगा, आउटवर्ड, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड पे क्या है बेटा, आउटवर्ड है। तो आप कहोगे बेटा कि B एट पॉइंट Q ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कंडक्टर्स बेटा, लेफ्ट साइड ऑफ कंडक्टर्स पे बेटा आप कहोगे बेटा बोथ B1 and B2 are in सेम डायरेक्शन बेटा, सेम डायरेक्शन में है और ये आउटवर्ड है बेटा, दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड है। और जब दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा तो हम कर सकते हैं बेटा रिजल्टेंट फील्ड B1 प्लस B2, या आप इसको स्केलर सम भी कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल है बेटा। ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1
प्लस हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई टू अपॉन 2 पाई R2। तो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बेटा I1 R1 प्लस हो जाएगी बेटा I2 R2। बेटा ये आप कर सकते हैं, रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ इस हिसाब से आप फैसला नहीं करोगे ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। फैसला अट्रैक्शन या रिपल्शन का हमेशा बिटवीन वाली पॉइंट से किया जाता है। तो ये हो गई बेटा पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अब अगर हम करते हैं बेटा कोई पॉइंट R यहाँ पे करते हैं बेटा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा R2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा R1। यहाँ पे भी दोनों फील्ड्स एग्जिस्ट करेंगी, B1 भी होगी और B2 भी होगी। अब ये पॉइंट किस साइड पे बेटा, राइट साइड पे, और राइट साइड पे दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन क्या है बेटा, दोनों का इनवर्ट है। तो यहाँ पे दोनों का क्या कंसीडर किया जाएगा, इनवर्ट कंसीडर किया जाए। लेकिन याद रखें करंट हमने अपवर्ड किया है, अगर करंट को डाउनवर्ड करेंगे ना तो यहाँ पे इनवर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आउटवर्ड होगा। ये आउटवर्ड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। तो याद रखिएगा करंट्स का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड कर देंगे तो यहाँ पे फार्मूले चेंज नहीं होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फार्मूले सेम रहेंगे बेटा। तो आप कहोगे बेटा B, देखिए बेटा B एट पॉइंट R on right side of कंडक्टर। तो बेटा B जो होती है वो राइट साइड पे होती है बेटा। राइट साइड पे कितनी होती है बेटा, आप कहोगे बेटा बोथ B1 एंड B2 आर इन सेम डायरेक्शन बेटा, सेम डायरेक्शन में। लेकिन अब ये डायरेक्शन कौन सा है, इनवर्ट है बेटा। ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन कौन सा है बेटा, दोनों का इनवर्ट है बेटा। देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, B2 प्लस B1, इसलिए कि बेटा B2 स्ट्रांग होगी, क्लोज पॉइंट है बेटा। ये हो जाएगा B, क्योंकि बेटा एंगल सेम है, स्केलर सम कर सकते हैं बेटा। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2 प्लस होगा बेटा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1। तो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बेटा I2 अपॉन R2 प्लस I1 अपॉन R1। ये आ जाएगा बेटा इसका फार्मूला। इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब दो और है इसके केसेस इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं।